अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ रफीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से। क्या अजब स्तम ज़रीफ़ी है कि बानी तहरीक इंसाफ जेल क्या गए, उनके नाम से उनका मैंडेट लेके अरकान असम्बली जो मुंतखब हुए वो आज आपस में दस्तो गिरबा हैं। इंतशार का लेवल ये है कि हर एक को दूसरे पे एतराज़ है। इंतशार का लेवल ये है कि खुद बानी तहरीक इंसाफ जेल से कहने पर मजबूर हो गए कि उनकी पार्टी में कुछ लोग इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में हैं और उनका मकसद पार्टी को तोड़ना, पार्टी के मैंडेट को मजीद तकसीम करना है। ये वो लोग हैं जो शायद इनमें से अक्सरियत जो पहले कभी अरकान पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बनी, जो कभी मुंतखब नहीं हुए, लेकिन मुंतखब होने के बाद वो जो धड़ेबंदी है जो तहरीक इंसाफ में शुरू दिन से मौजूद है, लेकिन उसको कंट्रोल बानी तहरीक इंसाफ खुद कर रहे थे, आज वो पर्दा स्क्रीन पे नहीं है। कुछ महदूद लोग उनको जेल में जाके मिलते हैं और आके उनका पैगाम देते हैं, और बाहर बैठे हुए जो लोग उनको मिल नहीं पा रहे वो चेम गोइयां कर रहे हैं, वो एक दूसरे को मसल्स दिखा रहे हैं। शहरियार अफरीदी की बात ले लीजिए तो उन्होंने तो साफ कह दिया कि उनको फटने पे मजबूर ना किया जाए। वो लोग जिन्होंने जेलें काटी, जेलों की सोबतें बर्दाश्त की, सतम बर्दाश्त किए, जुल्म बर्दाश्त किए, आज वो लोग सियासी कमेटी का हिस्सा नहीं है। जबकि वो लोग जो रूपोश रहे, जिन्होंने कोई जेलें नहीं काटी, जिन्होंने कोई सोबतें बर्दाश्त नहीं की, वो सियासी कमेटी का हिस्सा बन गए। इस बात के ऊपर तो अली मोहम्मद खान को भी एतराज है। शहरियार अफरीदी ने जो बात की, उनकी बात की हिमायत शेर अफजल मरवत साहब और बैरिस्टर गौहर साहब ने भी की। लेकिन ये धड़ेबंदी है क्यों? इस धड़ेबंदी को खत्म कैसे किया जा सकता है? और अगर ये धड़ेबंदी जारी रही, कहीं ऐसा ना हो कि तहरीक इंसाफ मजीद टुकड़ों में तकसीम हो जाए और बानी तहरीक इंसाफ जो अंदर बैठ के सिर्फ इनका तमाशा ही देखते रहे। इस बात का जो है वो इजहार बरमला बानी तहरीक इंसाफ कर चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आज वो सियासत से ऐलान ला ताल्लुकी कर दें तो तमाम मामला दुरुस्त हो जाएंगे। समझने की बात यह है कि तहरीक इंसाफ चलाएगा कौन? पंजाब का ग्रुप चलाएगा, खैबर पख्तूनख्वा का ग्रुप चलाएगा? और अगर ये मिल के चलाएंगे तो फिर ये एक पेज पे क्यों नहीं है? कौन है जिनको इन पे एतराज है, और कौन जो है जो इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में है, और कौन है जो तहरीक इंसाफ को तकसीम करना चाहता है? इसके ऊपर भी अपने माहिरीन की राय आपके सामने रखेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा अभी तो जुम्मा 8 दिन हुए हुकूमतें बने, लेकिन एक दूसरे के सामने है, बयानबाजियां हैं, एक दूसरे को नीचे दिखाने की रविश पे कायम व दायम है। मरियम नवाज कहती हैं कि धाती डोर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में बनती है और पंजाब में आती है। बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि अगर पंजाब में धाती डोर आती है और वो डोर जो है इस्तेमाल होती है तो आपकी पुलिस सोई हुई क्यों है? क्या पुलिस सिर्फ आपको प्रोटोकॉल देने में लगी हुई है? रमजान का महीना है, अवाम की भलाई का काम करें, अवाम की भलाई के लिए लोगों को बताएं, लोगों को मोटिवेट करें, इस माशरे में बेहतरी की तरफ लेके जाएं। ये जो सियासी जमातें हैं, इनके अकाबरीन हैं, वुज़रा आला हैं, वुज़रा आज़म हैं, ये कौम के कहीं ना कहीं रोल मॉडल होते हैं। इनको चाहिए कि कौम की तरबियत करें, लेकिन ये तो आपस में दस्तों पा है। ये इस तरह के रवैये के साथ 5 साल हुकूमतें कैसे चलेंगी? किस तरीके से एक दूसरे के साथ हार्मनी क्रिएट होगी? किस तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट की जाएगी? शायद हम वो माहौल देखने से कासिर हैं। ख्वाहिश तो हमारी है कि यह इल्जाम मीडिया पे ना आए कि मीडिया बातों को बढ़ा चढ़ा के पेश करता है, लेकिन यह काम सियासतदानों का है कि वो मीडिया को मौका ना दें और एक दूसरे के करीब आए और एक दूसरे के लिए मुस्बत सोच रखें और मुस्बत काम करें। इसके ऊपर कैसे अमल किया जा सकता है, यह बात भी आपके सामने रखेंगे। एक और मामला हमने गुज़िश्ता रोज भी उस पर डिस्कशन की थी कि भारतीय वज़ीर दिफा जो है वो तो खुल के सामने आ गया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की यह पॉलिसी है कि जो पाकिस्तानी दहशतगर्दी में मुलविस होगा भारत उसको कत्ल करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। ये हम सुनते थे फॉल्स ऑपरेशन। ये अब जो टारगेटेड किलिंग का मामला है, जो अदम इस्तेहकाम का मामला है और जिस पे राजनाथ ने खुल के बात की है, इसके हवाले से गो कि हमारे वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि शायद इलेक्शन करीब है और एक सियासी माहौल बनाने के लिए ये बढ़ के मारी जा रही हैं, लेकिन हमारे अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जा सके। क्या वाकई ही भारत ये सिर्फ बढ़ के मार रहा है, या गिदड़ भभकियां हैं, या बाकायदा इस पे कोई काम कर रहा है? कोई स्लीपर सेल्स जो है वो एक्टिव है और पाकिस्तान के अंदर से कोई सहूलतकारी हो रही है, पैसों की लालच दे के, किसी और मुल्क के वीजा की लालच दे के, किसी और तरीके से लालच दे के, और इसमें कहीं ऐसा ना हो कि भारत अपने मकासद हासिल करने के लिए हमारे इनोसेंट सियासी वर्कर्स को, नौजवानों को वर्ग लाए और फिर उनकी जो खानदान है वो इसका खमियाजा भुगते। इस हवाले से क्या पॉलिसी हो सकती है? हमें सियासतदानों को क्या मैसेज देना चाहिए? दिफाई तौर पे हमें क्या करना चाहिए? इस मौजू पे भी अपने पैनलिस्ट की राय आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, इन तमाम मौजूआत पे बाकायदा गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन।
नाज़रीन, गुफ्तगू शुरू करने से पहले अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाता चलो। शौकत बसा साहब तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। ज्ञान चंद साहब पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। फराह खान साहिबा मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब दिफाई तज्जियाकार हैं, ये भी हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। शौकत बसा साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा। सर ये तहरीक इंसाफ में सियासी जमातों में इख्तलाफात हुआ करता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब जो बातें सामने आ रही है कोर कमेटी के इजलास में, तो फिर शहरियार अफरीदी साहब की गुफ्तगू, अली मोहम्मद खान साहब की गुफ्तगू, बैरिस्टर साहब जो है वो शहरियार अफरीदी साहब को एंडोर्स कर रहे हैं, और बाकी जो मामलात हैं, सर ये पार्टी के अंदर जो इंतशार समझ लें या तकसीम है, ये क्यों है और कैसे खत्म हो सकती है? इंतशार का लफ्ज दे रहे हैं आप, तकसीम की बात कर रहे हैं। मैं इसको समझता हूँ कि ये जमहूरियत का हुस्न है और इख्तिलाफ राय तो अच्छी बात है। ये यहाँ पे कौन सा जो खानदान शरीफिया है, जो रायबंड वाली सरकार है, बादशाह दर बादशाह, या लाड़काना वाली सरकार है, वहाँ से एक ही खानदान में विरासती सियासत है। ये एक जमहूरी जमात है और पाकिस्तान है इस वक्त 90% पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है। वहाँ पे इख्तिलाफ राय अच्छी बात है, आना चाहिए। और दूसरी बात, हाँ थोड़ा सा इशू जरूर है कि इस वक्त लीडर जो है, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त इमरान खान के साथ जो जुल्म जबर और उनकी पार्टी पर गुज़श्ता 1.5 साल से, खास तौर पर 9 मई के बाद हुआ है, वो भी आपके सामने। ये तो मुझे बदतरीन आमरीत के दौर में भी, जिया का दौर मैंने खुद देखा है, इतना जुल्म जबर मैंने नहीं देखा। और लीडर जब जेल में हो तो हमारे जो वोटर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, वो तो खास तौर पे उनका जीना मरना और अवाम का जीना मरना इमरान खान के साथ है। तो इश्यूज हैं, मसाइल भी हैं, लेकिन इस बात को मैं ना इंतशार समझता हूँ, ना मैं तकसीम समझता हूँ। मैं इसको इख्तिलाफ राय समझता हूँ। हर किसी की अपनी अपनी राय है, और लेकिन सब की आखिर में बात यही होती है कि जान अल्लाह दी वोट खानदा। इसलिए जो भी बात करें, लीडर पार्टी का एक है और उसका नाम इमरान खान है। जी ठीक है। फराह खान साहिबा, बसरा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, तो वो कहते हैं ये जमहूरियत का हुस्न है, पार्टियों में इख्तलाफात होते हैं, आर्गूमेंट होते हैं, नून लीग में भी इख्तलाफात होते होंगे, आर्गूमेंट होता होगा, लेकिन ये जो तकसीम का अमल है, इस पे क्या कहिएगा? थैंक यू सो वेरी मच। मैं मजे की बात आपको बताऊं, जब भी आप पीटीआई वालों से कोई सवाल पूछें इनकी कारकर्दगी का, तो हमेशा ये स्टार्ट जो है मुखालिफ जमातों पे या उनकी परफॉर्मेंस पे अपने आप को बचाने के लिए डाल देते हैं। मेरी गुजारिश ये है कि ये खान साहब की तरबियत है। इनको ये जो 25 साल से 30 साल से ये जो बीज बो रहे थे, आज जब वो जेल में बैठे हैं तो रिजल्ट सबके सामने है कि उन्होंने अपने जो सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, या उनके साथ ये जो कोर कमेटी है, ये सारे मेंबर्स हैं, इनकी क्या तरबियत की है। जैसे ही वो जेल में बैठते हैं, आप इनका आलम देखें कि कोई एक हिस्सा अपनी तरफ खींच रहा है तो कोई अपनी तरफ। बेसिकली ये इंडिकेशन हो रही है कि इनको इक्तिदार चाहिए, इनको इससे कोई वास्ता नहीं है कि इमरान खान कौन है, इनका लीडर है। ये सारे देखें आपके सामने है। अगर आज इमरान खान अंदर है तो ये तो इनको आपस में यूनिटी चाहिए ना, ताकि ये मैसेज दे सके कि इमरान खान की तरबियत अच्छी थी, देखें आज हम कितने यूनाइटेड हैं, आज हम एक पेज पे हैं, हमारे फैसले एक होते हैं। तो ये तो पूरा पाकिस्तान देख रहा है। मैं शुक्र अदा कर रही हूँ अल्लाह का कि ये खुल के सामना जो इनका फेस है वो सामने आ रहा है। जी ठीक। ज्ञान चंद साहब, सर तहरीक इंसाफ के अंदर जो भी इख्तलाफ है वो उनकी पार्टी के अंदर है, वोट तो बहरहाल बानी तहरीक इंसाफ का है। इस तरीके का इख्तलाफ नहीं है जिस तरफ शौकत बसर साहब ने इशारा किया, पीपल्स पार्टी या लाड़काना की तरफ। तो क्या कहिएगा सर? पीपल्स पार्टी ने भी तो सर एक गिलानी साहब को टिकट दी है, बाकी तो किसी को उन्होंने ओब्लाइज नहीं किया वर्कर्स को, उन्होंने भी तो नजरअंदाज किया ना वर्कर को सर, इस्लामाबाद की सेनेट की सीट पे। प्लीज ज्ञान चंद साहब। देखिए, मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी ने जो भी टिकट्स दिए हैं वो वर्कर्स को ही दिए हैं। आप सिंध से जो भी हमारे आए हैं, वो एनी मरी हो, रुबीना कायम खानी हो, पूजोमल भील हो, मसरूर हसन हो, हमारे दोस्त अली जैसर हो, तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी पे ये तनकीद नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी ने नहीं भी टिकट दिए हैं तो भी पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के साथ वर्कर्स की इतनी कमिटमेंट है कि वो अपने फोरम्स पे तो जरूर बात करते हैं, लेकिन इस तरह से
मीडिया में आकर, जलसों में आकर तनकीद नहीं करते हैं, और अगर तनकीद करते भी हैं तो उसकी कोई हद होती है, कोई लिमिट होती है, किसी को चैलेंज नहीं करते हैं। ये तो एक अनापरस्ती का जो बीज बोया गया है कि किसी को बर्दाश्त नहीं करना, किसी की सुननी नहीं है, कोई जमहूरी रवैया अख्तियार नहीं करना है। तो जब आप दूसरे लोगों के लिए जमहूरी रवैया नहीं रखते, आप इंतहा पे चले जाते हैं, आप तमीज की पूरी हदें भी क्रॉस करके जाते हैं, तो यही होना है ना। इमरान खान जेल में गए हैं तो पीछे वो ओहदों के पीछे जो इनकी लड़ाई शुरू हो गई है, और इनके पास डिसिप्लिन तो कोई था नहीं। ये एक लालच में आए थे, एक नैरेटिव बनाया गया था तो बाकी सब चोर है, हम अच्छे हैं। जब वो इमरान खान खुद चोर साबित हो चुका है तो अब तो उनके पीटीआई के लोगों ने भी सोचना शुरू किया है ना कि भाई हमें तो उस टक की बत्ती के पीछे लगाया गया था कि बाकी सब चोर हैं, मैं साफ सुथरा हूं, मैं रियासत मदीना बनाऊंगा, मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, गवर्नर हाउस में हमें यूनिवर्सिटी हम बनाऊंगा। तो वो तो कुछ नहीं हुआ। वो तोशाखाना करते करते खुद तोशाखाना का चोर निकला। बाकी जो स्कैंडल्स हैं वो भी सब लोगों के सामने हैं, उनके अखलाकी मयार पे भी जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी लोगों के सामने हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक जमहूरी पार्टी होती तो उसमें तनकीद भी होती और तनकीद बरा इस्लाह होती, उसमें जो गलतियां होती उसकी निशानदेही होती। लेकिन ये कोई जमहूरी पार्टी नहीं है, ये एक अजीब किस्म का इन्होंने नैरेटिव बनाया हुआ है कि भाई किसी को बर्दाश्त नहीं करना है। जब आप किसी को बर्दाश्त करने के लिए नहीं जाओगे तो फिर जमहूरी पार्टी नहीं होगी। जमहूरियत में तो एक दूसरे को, अपनों को भी सुनना पड़ता है, अपने मुखालफिन को भी सुनना पड़ता है, और एक दूसरे को इज्जत देते हुए इख्तिलाफ रखना पड़ता है। जो ये सीखे नहीं है और उसका नतीजा यही निकलना है। कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि इनका क्या हशर होना है। ये तो सिर्फ इक़्तिदार की लालच में इकट्ठे हुए थे, लेकिन ये मुखालिफ दौर में कोई पॉजिटिव रोल प्ले नहीं कर पाएंगे और अपने ही जोर पे खुद गिर जाएंगे। जी ठीक। ब्रिगेडियर साहब, सर आप क्या समझते हैं ये सियासी जमातों के अंदर जो तनकीद का मामला है, जिसपे हम तहरीक इंसाफ को बहुत ज्यादा तनकीद करते हैं कि जी फॉरवर्ड ब्लॉग बन गए, इंतशार आ गया, जैसे बसरा साहब ने कहा कि जमहूरियत का हुस्न है, इख्तिलाफ को ऐसा मामला नहीं है। सारी सियासी जमातों में इख्तिलाफ तो होता होगा बहरहाल, तो क्या वाकई ये सिर्फ जमहूरियत का हुस्न है, इंटरनल इख्तिलाफात है, या आप इसमें कुछ और चीज देख रहे हैं? सर बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैंने 1960 ऑनवर्ड ये तमाम हमारी पॉलिटिकल पार्टी में जब क्राइसिस के दौर आया है तो जारी बात बड़ा क्लोजली उसको देखा, ऑब्जर्व किया, द स्टूडेंट ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। तो मैंने ये देखा कि ये इस तरह का इंटरनल जो मसाइल हैं, पार्टी में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट आता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, किसी में ज्यादा किसी में कम, ये एक मैं समझता एक नेचुरल प्रोसेस है जमहूरियत का भी आप इसको कह सकते हैं। और खासकर अभी जब आप पीटीआई की बात कर रहे हैं तो देखें, ये शायद शौकत बसरा साहब को ये लफ्ज़ पसंद ना है जो आपने इंतशार का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लेकिन ये बात तो सही है कि ये पार्टी ज़ेर अताब है। पार्टी की लीडरशिप, अभी भी कोई लोग हैं जो कि शायद सामने नहीं आ रहे हैं, केसेस हैं, जेल में हैं, वर्कर्स हैं, खवातीन जो भी जेल में हैं। तो जब ऐसे सिचुएशन होती है तो इस तरह के क्राइसिस जो हैं वो पार्टी में आते हैं। मैं इसको इस नजर से भी देखता हूँ कि जब ऐसे मामला होते हैं पार्टी के अंदर तो ये लॉन्ग टर्म में पार्टी के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बन जाते हैं, तो उनमें फिर रिफॉर्म्स आते हैं। पार्टी की जो सोच है वो ज्यादा जमहूरी होती है। पार्टी सोचती है कि हमने कहाँ गलतियां की हैं, हमारी लीडरशिप ने कहाँ गलती की हैं, कौन कौन लोग हैं जिनको पार्टी में होना चाहिए, जिनको पार्टी में नहीं होना चाहिए, इख्तिलाफात। ये अब देखें, एक वजह जो मुझे नजर आती है वो ये कोई बड़े नॉन नजरियाती लोग जो हैं, जो पिछले 1.5 साल से हालात की वजह से, खासकर मैं लॉयर्स की तरफ इशारा कर रहा हूँ, जो कि उनमें कुछ कंट्रोवर्शियल लोग भी हैं, बहुत कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व है सोशल मीडिया में, उनके अंदर, पार्टी के अंदर। तो वो जब आए हैं पार्टी में तो जाहिर बात है प्रॉब्लम्स तो होंगे उन लोगों के साथ जो कि नजरियाती लोग थे, जो पिछले 12-14 साल से पार्टी के साथ थे। तो उनका आपस में क्लैश होगा, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट भी होगा, वगैरह वगैरह। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि अब ये तमाम चीजों को नोट करते हुए पार्टी अपना डायरेक्शन जो है, जो कि उनको करना चाहिए और वो ठीक करना चाहिए, तो उन्होंने कोई एपेक्स कमेटी बनाई है, कोई कोर कमेटी है वगैरह, अब तक उनके इंटरनल पार्टी के मामला हैं। तो लिहाजा ये होती है, दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस।
किसी भी पार्टी में जब हालात खराब होते हैं और पार्टी आती है अंडर क्राइसिस, तो जी मेरा ख्याल है हमें कहना चाहिए कि ये एक जी जमहूरी अमल है विद इन द पार्टी, हर पार्टी में होना चाहिए, ठीक है ना जी। और जी ठीक आप जी किसी ठीक। पार्टी का ले लें, लास्ट एमपीओ में हमने देखा है ये हालात ऐसे हुए थे, हमने पीएमएलएन में भी देखा है, एक जमाना था पीपल्स पार्टी में भी देखा हमने 70s के अंदर। सो ये एक जमहूरी अमल है, इसको होने दें, एक नेचुरल प्रोसेस है, लेट इट हैपन, लेट द पार्टी क्लीन इट अप और सेट इट्स डायरेक्शन राइट। जी बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, जैसे आपने कहा इख्तलाफात होते हैं और ये इख्तलाफात हम देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और पंजाब की हुकूमत में भी हैं, और एक दूसरे को छोटी छोटी बातों पे ताने दिए जा रहे हैं, एक दूसरे के साथ पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है मीडिया के अंदर। कैसे इसको हम बेहतर कर सकते हैं, रवैयों को बेहतर कैसे कर सकते हैं और प्रोग्रेस की तरफ कैसे जा सकते हैं, पॉजिटिविटी की तरफ कैसे जा सकते हैं? नाज़रीन, इस मौजू पे हम ब्रेक के बाद गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ रहिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। शौकत बसरा साहब, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और पंजाब की हुकूमत में जो बयानबाजी चल रही है, जो इल्ज़ाम तराशी चल रही है, सर ये कैसे थमेगी? एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करेंगे और कैसे आवाम की बेहतरी का काम हो सकेगा, और कैसे 5 साल गुजरेंगे इस तनाव वाले माहौल के में? अच्छा देखिए, पहली बात तो मैं अपने दोनों कलीग जो सरदारी टोला और जाती उमरा का जो टोला है, जो सर्टिफाइड इनको डाकू और चोरों का खिताब मिला हुआ है, जैसे उनके खलीफे वैसे मुरीद। अभी बात कर रहे थे चोर नाले चतर, पूरा मुल्क लुट के खा गए हैं, और किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं कि देखें जी वो चोरियां करते हैं खान साहब और तहरीक इंसाफ। ओ मेरे भाई, आप लोगों ने 76 साल में, इमरान खान तो 3.5 साल रहा, यहाँ पर या अमरीत रही या ताड़ी बारी या ओदी बारी। देख लें कि इन लोगों ने 5-5 बारियां लगा के अवाम गरीब से गरीब तर हो गई। इनका किसी के सरे महल है, किसी के लंदन पैलेस है, किसी के कहीं फ्लैट है। इनका तो वो आज हालत ये है कि ये इसी लूट मार और करप्शन की वजह से ये चंद अशराफिया का मुल्क बन गया है। इमरान खान तो पाकिस्तान है। 8 फरवरी को आपने देख लिया, आपने पार्टी तोड़ ली, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा ली, निशान छीन लिया, लीडर जेल में था, उसके बाद कैंपेन नहीं करने दी गई। इसके बावजूद लोगों ने इतना वोट डाला कि इन बेचारों को तो अब ये समझ नहीं आ रही कि हम जाए कहाँ पे। अगर हम इतने गलत थे तो जेलों में जाके इमरान खान से हुकूमत बनाने की बात क्यों करता था ये सरदारी टोला और इनके ये जो नुमाइंदे बैठे हैं। चोरा में जेडे स्पोक्स पर्सन भी चोर ही होंगे वैसे थे। अच्छा, दूसरी बात ये है मेरे भाई, ये जो आपने बात की मैडम चीफ मिनिस्टर की, जो पंजाब की जाली वजीर आला जो हारी हुई है, और इन्होंने 36 सीटों के साथ अल्लाह नबी के नामों के नीचे झूठे हलफ उठाए हैं। असल में इनके पास ये बदला ले रहे हैं आवाम से। ये हारे हुए लोग हैं, हारे हुए जहन है। अंदाजा करें कि मैडम चीफ मिनिस्टर क्या कह रही है, केपी के एक सूबे को दहशत गर्द, उनको कह रही है कि इनकी वजह से यहाँ पर कत्लो गारत हो रही है। बस मैं ख्वाजा आजम की बात ही कहूंगा भाई, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? क्योंकि जब आप आवाम के नुमाइंदे नहीं होते तो आप इस तरह की गिमिक्स करते हैं, ऐसी पॉलिटिक्स करते हैं जिससे आप सोचते समझते हैं कि शायद कोई हमदर्दी हासिल कर लें, सुबाई तक सबका कार्ड खेल लें। भाई पंजाब में आप लोगों को आपकी जमानतें जब्त हुई हैं। अगर नवाज शरीफ आ रहा है, मरियम बीबी हारी है, शहबाज शरीफ आ रहा है, तो जीता कौन है इनका? तो इसलिए अब ये सिर्फ अपना सौदा सेल करने के लिए कभी सुबाइयत कार्ड खेलते हैं, कभी पंजाब कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनका असल चेहरा कौम ने पहचान लिया है। और मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा मेरे भाई, अब ये जो टोला इस वक्त काबिज है पाकिस्तान पे, इन्होंने 76 साल अवाम का खून चूसा है, अवाम का माल खाया है, फिर ये बारी लेने आ गया, इनको बंदूक के जरिए दोबारा कब्जा ले दिया गया है। और मैं सिर्फ यही कहूंगा कि इन लोगों ने पहले भी जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, दोबारा भी डाके डालने, इन्होंने चोरियां करनी है, कमीशन खाने हैं, लूट मार करनी है। उसके बाद मैं कौन, ये सब इनके मुफादात बाहर है, इनके बिजनेसेस बाहर है। दोबारा अभी ये पाकिस्तान को OLX पे लगा दिया इन लोगों ने फॉर सेल, तो ये भी बेच दो, ये भी बेच दो, कमीशन डालेंगे जेब में ये दोनों तीनों खानदान, और मैं और आप देखते रहेंगे, हमारी आने वाली बच्चे, हमारी नस्लें वो कर्जा उतारेंगी। इसलिए ये लोग जब बात करते हैं ना, हमारी हुकूमत, हम हुक्मरान, तो लोग को मजाक उड़ाते हैं। और भाई किस चीज की हुकूमत? आप लोग तो हारे हुए हो, अवाम ने आपको रिजेक्ट किया है।
अवाम ने आपको धुतकार दिया है, आप फॉर्म 47 की पैदावार हो। इसलिए मेरे भाई ये ना अवाम के नुमाइंदे हैं, ये जाली हुकूमत, जाली सदर है 24 सीटों के साथ, जाली वजीर आजम है 17 सीटों के साथ, और जाली वजीर आला मैडम चीफ मिनिस्टर जी ठीक 36 सीटों के साथ। ठीक सर, आपको पॉइंट आ गया। फराह खान साहिबा, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का जो तनाव है कैसे कम होगा? और बसरा साहब कहते हैं कि यहाँ आप लोग अवाम से बदला ले रहे हैं कि उन्होंने आपको मैंडेट नहीं दिया। क्या कहिएगा, क्या रिस्पॉन्ड कीजिएगा? ठीक, शायद कोई टेक्निकल इशू है। सेनेटर ज्ञान चंद साहब, आपकी तरफ आऊंगा। सर, बसरा साहब की गुफ्तगू आपने सुन ली, मैंने तो आपसे सवाल यह करना था, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का जो तनाव है ये कैसे कम होगा? इस तरीके का माहौल बने जैसे सिंध और पंजाब का माहौल है, अफाम व तफहीम से मिल के आगे चल रहे हैं, लेकिन वो तो कुछ और ही बात कर रहे हैं। क्या रिस्पॉन्ड करेंगे सर? देखिए, उनको मजा ही इसमें आता है कि कोई सुकून के में ना चले। ये बहरान जो हमारे यहाँ है वो बहरान खत्म ना हो। ये जब तक इनको हुकूमत नहीं मिलेगी तब तक इनको सब जो है वो जाली नजर आते हैं। इनका जो 18 में हुकूमत आई उसके बाद जो आरटीएस बैठ गया, उसके बाद जो उन्होंने काम किए 3-4 साल में, वो इनको याद नहीं करने। इनको वही शोर मचा के रखना है। 18-13 के इलेक्शन के बाद इन्होंने 4 हल्कों की बात की, 4 हल्के खुले और 4 हल्कों में ये हार गए थे। और अभी ये पूरे के पूरे सिस्टम को कहते हैं कि हम तो 2/3 मेजॉरिटी से नीचे कोई भी जो इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं वो उनको तस्लीम नहीं करनी है। नहीं करें। इनकी यही अनापरस्ती है, यही फितनाबाजी है जिसने इनको जेलों के सलाखों के पीछे बिठाया हुआ है। आगे भी अगर ये होश के नाखून नहीं लेंगे, ये पॉलिटिकल डेमोक्रेट्स बंदे नहीं बनेंगे, तो इनके लिए कोई जगह नहीं बननी है। ये जो इनके आपस के तू मैं जो शुरू हुई है इनकी आपस में, ये भी आगे जाकर आप देखेंगे कि इनकी धड़ेबाजियां बनेंगी। अभी तो हुकूमत शुरू ही है ना, अभी तो 5 साल बाकी है। 5 साल से 1-2 महीने भी नहीं गए है ना, तो अब तक अभी ही इनकी चीखें निकलना शुरू हो गई। वो चीफ मिनिस्टर जो खैबर पख्तूनख्वा है, उनकी अपने जबान सुनी है वो किस तरह से एक चीफ मिनिस्टर के तौर पे बिहेव कर रहा है। अगर वो डोरियां पंजाब की तरफ खैबर पख्तूनख्वा से जा रही हैं, तो ये कौन सा तरीका है कि आप कहें कि आपकी पुलिस क्या कर रही है, क्या कर नहीं कर रहे? आप इस मुल्क के हिस्सा नहीं है। आप अपने खैबर पख्तूनख्वा सर को भी चेक करें। ठीक है, पंजाब को भी उनको पकड़ना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि जहां पे एक सियासी मैच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए, उस मसाइल का हल है, आगे चल सकती है। अगर नहीं, ये अगर चाहते हैं कि हम इस तरह से कर सकते हैं, तो ये धरना करने की, ये लॉन्ग मार्च करने की, ये 9 मई का भी ये करके उन्होंने देख लिया ना, तो उसके भुगत रहे। आगे भी कोई एडवेंचर करेंगे तो उनको ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए जो हुकूमत आ चुकी है वो 5 साल रहेगी और इनको ऐसे ही चीखें मारते मारते आगे चलना है। अगर सलीके से चले थे तो आगे इनका ही रास्ता साफ होगा, वरना तो जिस तरह से चल रहा है ऐसे ही चलेगा। जी ठीक। फराह खान साहिबा, आपके सामने भी यही सवाल रखूंगा, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तलखी कैसे कम हो सकती है? अगर एक दूसरे के साथ सपोर्टिव सिस्टम से चलेंगे तो एक दूसरे के सूबे की आवाम को रिलीफ दे पाएंगे, सपोर्ट करके। जैसे सिंध और पंजाब के ताल्लुकात अभी तक तो बहरहाल बहुत अच्छे हैं। क्या रिस्पॉन्ड कीजिएगा? और शौकत बसर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है तो उस पर भी रिस्पॉन्ड कर सकती हैं आप, प्लीज। जी देखिए, मैं आपको याद दिलाती चलूं, जब सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा ने अपना ओथ लिया, उनकी आप फर्स्ट स्पीच देखें, वो कितनी प्रोडक्टिव और वो तरक्की पसंदाना। और फिर यहाँ सीएम साहब जो खैबर पख्तूनख्वा है, गंडापुर साहब, आप फिर उनका अंदाज़े बयां देख लें, फिर उनका रोड मैप देख लें आप, तो सबसे पहले तो सोच आपके सामने आ गई है। क्योंकि जब जहनी हम आहंगी होती है वो सोच से शुरू होती है। तो आप पंजाब साइड पे सोच देखें जो सीएम साहिबा ने अपना रोड मैप दिया, फिर आप केपी गंडापुर साहब की सोच देख लें,
तो पहला तज़ाद तो यहाँ से शुरू हो जाता है। सोच को बेहतर करने के लिए आपको अपना रोड मैप बनाना पड़ेगा, आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी ताकि आप उस पे गामज़न रहें, ताकि आप उसमें बिज़ी रहें और आपको इतना वक़्त ही ना मिले कि आपका मुखालिफ क्या कर रहा है। तो जैसे-जैसे हालात पाकिस्तान के आगे जाते हैं, अब जब आपके पास एक स्ट्रेटेजी होती है, रोड मैप होता है, आप उसके मुताबिक उसके साथ आगे जा रहे हैं, तो एक पॉइंट पे आप दोनों बैठ जाते हैं। लेकिन चूँकि इनकी कोई सोच नहीं है, इनकी कोई फ़िक्र नहीं है, सिवाय तनकीद के, सिवाय इंतशार के, सिवाय फसाद के, कभी ये 9 मई करते हैं, कभी ये साइफर लहराते हैं, कभी ये तोशाखाना में बंद हो जाते हैं और कभी मैं आपको खैबर पख्तूनख्वा की सिर्फ इनके जो यहाँ पे अमाल है, आज भी आप देखें सबसे ज्यादा इन्होंने जो कर्जे उठाए हुए हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की मद में और हर एग्रीमेंट में ये साइन करते हैं कि हमने आपसे आगे कर्जे लेने हैं। इन्होंने आईएमएफ को कैसे-कैसे खत भेजे, तो क्या ये आपको पाकिस्तान के खैरख्वाह दिख रहे हैं? आप इनसे ये उम्मीद करते हैं कि ये किसी के भी साथ जिसकी हुकूमत हो ये उनके साथ चलने को तैयार है? जब हुकूमत इनको थमा दी जाती है, तब पाकिस्तान का क्या हाल हो जाता है कि मुखालिफ जमातों को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना पड़ता है, फिर एक सेटअप आता है निगरान का, वो कितनी मुश्किलात के साथ आगे चलता है। तो मैं तो दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह इनको अकल दे कि इनमें इतना हौसला है कि अपने मुखालिफ के साथ बैठ के पाकिस्तान की तरक्की के लिए आगे चलें। छोड़ दें अपने इन चीजों को कि ये मेरा मुखालिफ है, पाकिस्तान को देखिए आप। जी ठीक। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, सर आपने हमारे पैनलिस्ट की गुफ्तगू सुनी, सियासी तौर पे तहम्मुल बर्दाश्त को फरोग देना चाहिए इन स्पाइट ऑफ दिस के एक दूसरे पर तनकीद और छोटी छोटी बातों पर तनकीद हो। बहरहाल खैबर पख्तूनख्वा की आवाम हो या पंजाब की, सिंध की हो या बलोचिस्तान की है, तो सब पाकिस्तानी और सबको मिलकर उनकी जिंदगी के म्यार को बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। ये कैसे हम वे फॉरवर्ड, क्या वे फॉरवर्ड ले सकते हैं सर, कैसे ले सकते हैं? भी यहाँ पे चंद अच्छे अल्फाज उनका इस्तेमाल किया गया है। आपने बात की थी नेशनल यूनिटी की, नेशनल हार्मनी की। मैं तो कहूँगा कि एक और बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है इंटर प्रोविंशियल हार्मनी। देखिए ये बड़ी ज़रूरी है कि हमारे जो चाहे फेडरल लेवल पे पॉलिटिकल लीडरशिप हो, चाहे प्रोविंशियल लेवल पे, उनको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि इस वक्त पाकिस्तान बड़े एबनॉर्मल हालात से गुजर रहा है। इकोनॉमिकली कीमतें, पॉवर्टी, 10 करोड़ मजीद वर्ल्ड बैंक ने कर दिए लोग और गुर्बत की तरफ जा रहे हैं पाकिस्तान में, फिर कर्जे लेने पे हम मजबूर हुए हैं, वो तमाम चीज़ें। तो इस वक्त के ऊपर ये छोटे छोटे इश्यूज के ऊपर अगर आप आपस में टिट फॉर टैट करेंगे, एक स्टेटमेंट इधर से आएगी उधर से आएगी, तो दैट वुड ओनली शो लैक ऑफ पॉलिटिकल मैच्योरिटी। और इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप, मैं फिर कहूंगा, उनको एक पॉलिटिकल टॉलरेंस आनी चाहिए, उनका पॉलिटिकल माइंडसेट में एक पॉजिटिविटी आनी चाहिए कि भाई हम पाकिस्तान इस वक्त क्राइसिस में है, हर किस्म के हमने मिल के जुल के सियासी इख्तलाफात अपनी जगह वो अगले इलेक्शन में देख लेंगे। आप अगले इलेक्शन में लड़ें, भागदौड़ करें, जो आपने करना है, बेशक तो एक दूसरे का सर भी फाड़ना पड़ दे, लेकिन अभी आप पाकिस्तान की लिए आपस में मिल बैठे और एक दूसरे को सपोर्ट करें। अगर पंजाब में किसी चीज की कमी है, कोई प्रॉब्लम है, किसी अजनास की, पहले भी होता रहा है केपी से यहाँ पे चीजें आ जाती हैं, अगर वहां पे कोई शॉर्टेज है बलूचिस्तान किसी सूबे में तो पंजाब से जाती हैं। तो इस किस्म की हार्मनी, ब्रदरहुड, ये चीजें आप करेंगे तो फिर ये जो पाकिस्तान के दुश्मन है ना, वो कहेंगे भाई ये कौम जो है हम ये कौम यूनाइटेड है, तो लिहाजा ठीक है इनके इकोनॉमिक मसाइल हैं, लेकिन भाई इनको मत छेड़ो बिकॉज ये कौम यूनाइटेड है और इनको शिकस्त देना या इनको इनके साथ मैसअप करना ये ठीक नहीं है। लेकिन जब हम आपस में ये एक क्या पतंग की डोर, क्या इशू है यार, दिस इज नो इशू। अब इसके ऊपर चीफ मिनिस्टर गिव द स्टेटमेंट, मैं समझता हूं इट वाज अनकॉल्ड फॉर, कोई जरूरत नहीं थी। और वहां से वो भी उनके जो बैरिस्टर साहब हैं वो भी स्टेटमेंट दे देते हैं। क्या जरूरत है ये तंज करना एक दूसरे के ऊपर या इल्जाम लगाना? और भाई दिस इज नॉट द टाइम, दिस इज नॉट द टाइम कि आप इतने अपने डिफरेंसेस जो हैं वो सामने लेके आए और पॉलिटिकल डिफरेंसेस को साइड पे करें इस वक्त फॉर द टाइम बीइंग। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आप कह रहे थे कि हमें इकट्ठा होना चाहिए, दुश्मन को एक मैसेज देना चाहिए। सर ये जो राजनाथ साहब हैं वो तो क्लियर कट बात करें भारतीय वज़ीर दिफा के नरेंद्र मोदी की यही प्लानिंग है, यही उनकी हिकमत अमली है और कोई भी दहशतगर्दी करेगा पाकिस्तान में तो वो उसको कत्ल करवाएंगे, कत्ल कराने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब यह है कि मिस एडवेंचर भारत कर रहा है। मैं तो तवातुर से कह रहा हूं कि भारत पाकिस्तान में इंसर्जेंसीज करवा रहा है वाया अफगानिस्तान। अब तो वो खुल के सामने आ गए। ये सिर्फ बढ़के है और इंतखाबात की हद तक बढ़के हैं या वाकई ही हमें इस पे विजिलेंट होने की जरूरत है? ब्रिगेडियर साहब।
नहीं जी, इंतखाबात का तो बिल्कुल है, क्योंकि ये इनका इलेक्शन ईयर और मोदी हमेशा ये एंटी मुस्लिम, एंटी पाकिस्तान और एंटी कश्मीर फ्रीडम स्ट्रगल वो ये नैरेटिव लेके आते हैं। हालांकि हमारे सियासतदान कभी अपनी इलेक्शन कैंपेन में इंडिया एंटी इंडिया को एक नैरेटिव जो है उसको सामने नहीं लेके आते हैं। हमारा वो वी आर अबव देयर, तो वो बाय डिजाइन है, वो करते हैं। लेकिन ये बात सही है कि इलेक्शन हो या ना हो, उन्होंने उनका एक प्लान है कि उन्होंने पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना है। ये राजनाथ साहब ने मेरा ख्याल है पहले भी 2-3 दफा कहा था कि ये आज़ाद कश्मीर की तरफ भी ये जाएंगे और गिलगित बल्तिस्तान की तरफ इस तरह की बड़ी लूज और कंडेमेबल स्टेटमेंट ये पहले दे चुके हैं। और शायद आपको याद हो कि अजीत डोवल साहब इनके जो आज भी जो इंटेलिजेंस चीफ है, कितने सालों से मोदी के राइट हैंड आदमी है, उन्होंने क्या कहा था, एक वो वीडियो बड़ी अभी भी शायद नेट पे अवेलेबल है कि हम जनाब बलूचिस्तान में वो कर देंगे, हम पैसा लगाएंगे, अब देखिए हम बलूचिस्तान में क्या करते हैं। और वो आपको करके दिखा रहे हैं कि वाया अपना अफगानिस्तान केपी के अंदर भी और बलूचिस्तान में सारा ये काम कर रहे हैं। सो माय पॉइंट इज दिस कि ये आप अगर आप समझते हैं कि वो ये चीजें छोड़ देंगे, उनकी हॉस्टिलिटीज कम हो जाएंगी या खत्म हो जाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने अपने जो अज़ाइम हैं पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की यकजहती, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी के खिलाफ वो करते रहेंगे। तो लिहाजा हमारे जो भी इंटरनल मसाइल हैं इकोनॉमी के और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वगैरह ये वो अपनी जगह, लेकिन हम वी शुड नॉट लोअर आवर गार्ड व्हेन इट कम्स टू इंडिया, ये याद रखें, बिकॉज वो किसी वक्त भी मिस एडवेंचर कर सकते हैं। वो अलग बात है कि अगर मिस एडवेंचर करेंगे तो फिर उनको एक मुंह की खानी पड़ेगी, जिस तरह 27 फरवरी को हुआ। लेकिन दुश्मन बड़ा चालबाज है, चालाक है, वो कोई भी अपना हरबा इस्तेमाल कर सकता है, कोई नई अपना बीच में एलिमेंट ला सकता है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। अब देखें ना, वो क्या पता लग रहा है कि गल्फ के अंदर गार्डियन क्या कह रहा है कि गल्फ कंट्री में बैठ के यूएई है या कोई और ऐसे मुल्क हैं जो हमारे भी बड़े दोस्त हैं, वहां पे इन्फिल्ट्रेट करके इन्होंने अपने वहां पे एजेंट रखे हुए हैं जिनके थ्रू ये पाकिस्तान में ये कार्रवाइयां और ये जो टारगेटेड किलिंग इन्होंने कराई है। सो दिस शोज कि हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। हमारे जारी बात है, हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं, हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जी ठीक, बहुत भारी जिम्मेदारी और बन जाती है कि जनाब मॉनिटर दीज पीपल वेरी वेरी क्लोजली, ये क्या कर रहे हैं। दहशतगर्दी तो आपके सामने हो रही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। शौकत बसर साहब, आपके पास भी यही सवाल रखूंगा सर कि हम सियासी तलखी को ऐसे ना बढ़ाएं कि दुश्मन फायदा उठाए और हमारे यहाँ मजीद तलखी हो। हम कैसे इसको बेहतर कर सकते हैं और एक दूसरे का बामी एतमाद हो ताकि हम किसी तीसरे को मौका ना दें कि कोई शरारत कर सके। सर बसरा साहब, हुकूमत जो होती है ना, वो अवाम का नाम होता है। असम्बलियां या इदारे वो अवाम से होते हैं। अब अवाम ने फैसला दिया तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हक में, तो ये किस तरह हो सकता है बातें की जाए कि मैं ब्रिगेडियर साहब का मुझे बड़ा एहतराम है, बाकी दोस्तों का भाई मुझे बताए ना, आपके घर में कोई डाका मारे, चाकू आपके घर को लूट के चले जाए और आप बात करें छोड़े जी, कत्ल को भी छोड़े, डकैती को भी छोड़े, आए जरा बैठ के गुफ्तगू करते हैं। तो मेरे भाई ये ऐसे नहीं होता और ना ऐसे हो सकता है, ना पाकिस्तान ऐसे गवर्न हो सकता है। दूसरी बात, आपने भारत वाली बात कही, मेरे भाई अगर जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जो पुलिस है, अगर उनको फुर्सत मिले तहरीक इंसाफ के लोगों को कुचलने से, हमें जेलों में बंद करने के, हमारे घरों पे रेड करने के अलावा, तो इस बात का भी ख्याल कर लें कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। और दूसरी बात, यहाँ तो वो जो हुकूमत है, इसको तो लाया ही इंटरनेशनल एजेंडे के लिए गया, चूंकि अवाम की हुकूमत नहीं है। इनका एजेंडा क्या है कि भारत की ख्वाहिश के मुताबिक कश्मीर का फैसला करना, जो मोदी चाहेगा, जो भारत चाहेगा उसके मुताबिक कश्मीर का फैसला। ये जो कठपुतली हुकूमत लाई गई है वो करेंगे। इसराइल को तस्लीम करना, चाइना को सी पैक को रोल बैक करना और अमेरिका को अड्डे देना, तो इनका अवाम के इश्यूज से क्या तल्लुक है? मुझे बताए ना, अवाम के नुमाइंदे तो तब कहलाए अगर इनको अवाम ने मुंतखब किया हो। अवाम तो इनको देखना चाहते हैं जेलों के अंदर कि जितना बड़ा कोई मुजरम है, जितना बड़ा कोई मुल्ज़िम है, उतने बड़े ओहदे पे बैठा हुआ है। तो ये हमें बातें करने को बड़ी अच्छी लगती है। वो जी सदर है, तो भाई सदर किस तरह बनता है? सदर अवाम के वोटों से बनता है ना। या तो ये निजाम खत्म कर दें, क्या जरूरत है पार्लिमानी निजाम की, जमहूरी निजाम की? आप ले आए, आपने केयर टेकर सेटअप लगाया हुआ था, आपने 16 पीटीएम का चोरों 16 लूटता रहा,
उसके बाद आपका सेटर से आइन उस वक्त में टूट गया था, अभी कोई आइन नहीं है, तो इसकी क्या जरूरत है ढोंग की? ये जमहूरियत है? मुझे बताए ना कौन है ये इलेक्टेड गवर्नमेंट है? और ये सारे के सारे खुद कहते हैं कि हम तो हुकूमत बनाना नहीं चाहते थे, हमें तो लाया गया है, हम तो हारे हुए थे, हमें जितवाया गया है। तो मेरे भाई ऐसे निजाम नहीं चल सकता। आज साल हो गए फार्म 47 में चले थे हम लोग, आज 47 फार्म पे आके रुक गए हैं। ये पाकिस्तान की टोटल हिस्ट्री है। अगर यही आपने जंगल का कानून बनाना है, इन पे अमल नहीं करना, तो कुछ बेहतरी नहीं आ सकती। जी ठीक। फराह खान साहिबा, आपकी तरफ आऊंगा। भारत की तरफ से उनके अज़ाइम सामने आ गए, उनके वज़ीर दिफा खुल के कह रहे हैं कि जो भी दहशत गर्दी में मुलविस होगा पाकिस्तान में उसको टारगेट किलिंग हिट की जाएगी, और यहाँ पे अगर सियासी इस्तेहकाम अफाम तफहीम नहीं होगा तो कोई तीसरा दुश्मन शरारत करके मजीद तलखी बढ़ा सकता है। कैसे हम अपने रवैये को बेहतर कर सकते हैं? ये हकीकत है कि जब घर में आग लग जाए या घर में दो रहने वाले हों, वो आपस में दस्तो गरिबां हो जाए, लड़ने लग जाए, तो बाहर का बंदा जरूर फायदा उठाता है। आप देखें कि भारत कब कब ये जुर्रत करता है, भारत तब ये जुर्रत करता है कि एक तो इनके इलेक्शन सर पे होते हैं, और हमेशा की तरह ये तब जुर्रत करता है जब पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो। उसने फिर देखा है कि अब पीटीआई जो आ गई है कि जो ना खैबर पख्तूनख्वा में परफॉर्म कर पा रही है, ना वो नेशनल लेवल पे वहां कोऑर्डिनेट कर पा रही है, तो नाउ इट्स द टाइम कि आपने जो है ना ये फुलझड़ियां छोड़ देनी है और इस किस्म की हरकत करनी है। तो खुदारा पीटीआई से मेरी रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान के खातिर देखें, यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में, कभी पिशावर में, कभी वर्सक रोड पे, कभी स्वात शांगला में आपके सामने है कि धमाके हो रहे हैं। ये यहाँ पे जबकि इसके बरक्स सीएम पंजाब मरियम साहिबा जो है वो सदर्न पंजाब में वहां पे भी सिक्योरिटी टाइट करवा रही है, इंश्योर करवा रही है। और ये जो बात गवर्नर्स की चली थी कि दूसरे सूबों को इल्जाम नहीं देना चाहिए, मैं वो बात अपनी कंप्लीट करती चलूं इसी जमन में कि देखिए, जब आप अपना सूबा ठीक कर रहे होते हैं ना, आपका अपने सूबे पे तो कंट्रोल आ जाता है, लेकिन बाहर से दूसरे सूबों से जब चीजें आ रही होती हैं, अगेन आपकी जो गवर्नेंस है, आपका जो कंट्रोल है, वो आउट ऑफ बैलेंस हो जाता है। तो बाज़-औक़ात फिर आपको कंप्लीट कंट्रोल के लिए जो है पूरा चेक एंड बैलेंस रखना पड़ता है, बैरियर्स रखने पड़ते हैं। शौकत बस्सा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। फराह खान साहबा, आपका बहुत शुक्रिया। ज्ञान चंद साहब, आपका भी शुक्रिया। और ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, आपका भी शुक्रिया। ये बात दुरुस्त है कि भारत हमारे यहाँ इंसर्जेंसीज करवा रहा है मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ हीलो बहानों से, और उसकी एक वजह यह भी है कि शायद पाकिस्तान में गुर्बत नाउमीदी इतने ज़्यादा है कि लोग इस्तेमाल हो रहे हैं, भले महदूद हैं। हमें उनकी तरबियत करनी है, उनकी इस्लाह करनी है, उनको होप देनी है, और आपस के इख्तलाफात को कम से कम करना है कि कहीं कोई तीसरा दुश्मन हमें आपस में मजीद ना लड़वा सके और अपना फ़ायदा ना हासिल कर सके। नाज़रीन, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।